Assalamualaikum to all. Today the lecture is about methods of data collection. So there is two types of data collection methods. First one is primary sources and the second one is secondary sources. So primary sources क्या होते हैं हमारे पास जब हम फर्स्ट अप्रोच से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं वो हमारे पास होते हैं प्राइमरी सोर्सेज. फॉर एग्जांपल आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में जो बॉस है उसका बिहेवियर देखना एम्प्लॉयज़ के साथ, उसका एटीट्यूड देखना कि क्या उसके बिहेवियर से उसके एम्प्लॉय सेटिस्फाई हैं कि नहीं है. तो ये हमारे पास क्या है कि प्राइमरी सोर्सेज है कि आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना है और उससे डाटा कलेक्शन करनी है. ठीक है. यहाँ पे इसके अलावा आप देख लें कि एक हॉस्पिटल में किस तरह की सर्विसेज जो है पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं. तो ये भी आपके पास एक प्राइमरी सोर्सेज की एग्जांपल है. और सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं? सेकेंडरी सोर्सेज में हम लोग सेकंड अप्रोच से डाटा कलेक्शन करते हैं. फॉर एग्जांपल ऑलरेडी जो डाटा कलेक्ट हुआ होता है ना उसको यूज़ करके आप लोग अपनी रिसर्च को कंप्लीट करते हैं. जिस तरह सेंसिस में जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं तो सेंसिस में तो ईच एंड एवरीथिंग की डाटा कलेक्शन होती है ना, तो वो सारे का सारा रिकॉर्ड जो होता है वो इंटरनेट पे भी मौजूद होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी मौजूद होता है. तो वहाँ से लेकर जो है वो एनालिसिस कर लें. ठीक है. वहाँ से डाटा ले लें. बहुत सी ऑलरेडी इस तरह की वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं इजीली. तो वहाँ से आप लोग डाटा कलेक्शन कर लें. ठीक है. या इसके अलावा आप अगर किसी डायजीज़ पर डाटा कलेक्शन करना चाह रहे हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल कैंसर है तो कैंसर पे आपने डाटा कलेक्शन करनी है तो आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाएं जहाँ पे कैंसर के मरीज़ हैं या कैंसर हॉस्पिटल्स में जाएं. वहाँ से जाके ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ हुआ डाटा जो होता है मरीज़ों का, यानी कि अगर 1990 से लेकर अब तक लेने हैं तो वहाँ से जाकर आप इजीली हर डाटा जो है ले सकते हैं. तो जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड डाटा होता है, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ होता है डाटा, तो उसको हम सेकेंडरी सोर्सेज कहते हैं. तो अब चलते हैं नेक्स्ट अपने लेक्चर की तरफ, और वो है कि हम लोग प्राइमरी सोर्सेज से पहले देखेंगे कि डाटा कलेक्शन के मेथड्स क्या हैं और किन किन तरीक़ों से हम लोग डाटा कलेक्शन जो है वो कर सकते हैं प्राइमरी सोर्सेज में. ठीक. तो सबसे पहला मेथड हमारे पास आ जाता है प्राइमरी सोर्स का, वो है ऑब्जर्वेशनल मेथड. ये हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज का एक डाटा कलेक्शन मेथड है सबसे पहला. तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के साथ, और किस तरीके से और किन वे से हम लोग ऑब्जर्वेशनल मेथड को यूज़ करते हैं. फुल डिटेल में आज हम इस लेक्चर को पढ़ेंगे. So what is observation? Observation is a way of gathering data by watching behavior, events or nothing physical characteristics in their natural setting. Observation क्या होता है? एक तरीका होता है डाटा को गैदर करने का, लोगों के बिहेवियर को वॉच करके, उनकी उनकी बातों को सुन के, उनके फिजिकल जो वो कर रहे हैं उनके कामों को देखकर आप ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करते हैं और उसकी बुनियाद पर आप एक पूरी की पूरी रिसर्च करते हैं और लिखते हैं डिटेल में कि वो क्या किस तरह का बिहेवियर था और आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, किस तरीके से ऑब्ज़र्व किया, और फिर उसके बाद उन सारी चीज़ों को कंक्लूड करते हैं. जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है ये बहुत ज़्यादा पर्पसफुल होती है. एक सिस्टमेटिक वे में हम इसको करते हैं और हम बहुत ज़्यादा एक किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक जाने के लिए सिलेक्टिव जो स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए एक प्रॉपर वे में इसको कंडक्ट करते हैं. ठीक है. बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके लिए ऑब्जर्वेशनल स्टडी जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, जो इसके अलावा हम जिसकी कलेक्शन जो है डाटा कलेक्शन जो है वो हम लोग क्वेश्चनियर के थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चनियर में हम लोग कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में आते हैं, को 12-13 सवाल जो होते हैं उसके बारे में ही हम लोग पूछते हैं लोगों से और उसके बारे में ही लोगों से हम जवाब लेते हैं. क्योंकि जब हम ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज़ करते हैं तो ऐसी कुछ स्टडीज़ होती हैं जिसके बारे में हम खुद ऑब्जर्व करना चाह रहे होते हैं. जिस तरह अगर आप देखें पर्सनालिटी ट्रेट्स देखें तो आप किसी बंदे की पर्सनालिटी को या बिहेवियर को जज करना चाह रहे हैं. आप खुद अपनी एग्जांपल ले लें कि आप कभी किसी एक नए बंदे से मिलते हैं या कि नई बंदी से मिलते हैं, तो एक ऐसे पर्सन से मिल रहे होते हैं जिसको आप पहली दफ़ा मिल रहे हैं, और उसको पहली दफ़ा मिलकर आप उसके बिहेवियर से, उसके बात करने के तरीके से, वो आपसे किस तरीके से बात कर रहा है या किस हालात में बात कर रहा है, अब उससे जज करते हैं कि वो अच्छा है बिहेवियर या वो बंदा अच्छा है या नहीं है, या वो बंदा ख़राब है या उसका एक रूड बिहेवियर था मेरे साथ. तो आप उसके एक
पहली मुलाकात पे ही उसका ओवरऑल उसको जज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने पहले ऑब्जर्वेशन ले ली। तो ऐसे टॉपिक्स जिस तरह अगर आप पर्सनालिटी ट्रेट्स को स्टडी करना चाह रहे हैं, उसके या उसके बिहेवियर को स्टडी करना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका बिहेवियर बॉस के साथ कैसा है या बॉस का बिहेवियर एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा है, तो आपने लोगों से जाके क्वेश्चनिंग नहीं करनी, ना ही लोगों ने आपसे करनी है। आपने सिर्फ उनको देखना है कि वो कैसे काम कर रहे हैं और कैसे नहीं कर रहे, और उनकी चीज़ों को ऑब्जर्व करके हमने एक परसेप्शन बनाना है कि हम कि यार ये सारी सारी डिटेल में वो सारी चीज़ें लिखनी है और उसको फिर एंड पे कंक्लूड करना होता है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे पास हमें फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा जगहों पर इसका। अब टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं हमारे पास। दो तरह की हमारे पास ऑब्जर्वेशंस की टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो व्हाट इज अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास तरह की ऑब्जर्वेशन होती है जिसके अंदर रिसर्चर खुद जो है वो जो चीज़ स्टडी करना चाह रहा है उस स्टडी के टॉपिक में या उस स्टडी के ग्रुप में खुद पार्टिसिपेट करता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है क्लियरली, और उसके बाद जो है वो उसके बारे में लिखता है और कंक्लूड करता है। कहते हैं ना, जब तक हमारा खुद नहीं पाला पड़ता चीज़ों से हम लोग सही तरह उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ही जब हम खुद चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते, खुद उस काम में इन्वॉल्व होकर, तो हम जो है चीज़ों को सही तरीके से जज नहीं कर सकते। लाइक अगर आप पुलिस वाले से जाकर पूछेंगे कि उसका बिहेवियर जो है वहाँ के जो कैदी हैं उसके पुलिस स्टेशन में उनके साथ कैसा है, आप एक क्वेश्चनियर बना कर ले जाएं उसके पास या इंटरव्यू के तौर पर उससे जाकर क्वेश्चनिंग कर लें, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि भाई मैं तो बड़ा अच्छा करता हूँ, उनको खाना टाइम पे देता हूँ, मार कुटाई भी नहीं करता, ये वो अपनी सारी सारी खूबियाँ बताएगा, या थोड़ा बहुत अपनी नेगेटिविटी बताएगा लेकिन ज़्यादा अपनी खूबियाँ बताएगा, या अपने क्वेश्चनियर को बड़े ध्यान से वो फिल करेगा। तो अगर हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी करें और हम उसको बताएं ही ना कि हम उसको ऑब्जर्व करने आए हैं, ठीक है, बेस्ट भी होता है ऑब्जर्वेशनल स्टडी का कि आप लोगों को अगर बता देते हैं ना कि आपने उनको हम आप पर ऑब्जर्वेशनल स्टडी करना चाह रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एहतियात कर लेते हैं। कहते हैं ना कि किसी को बता कर जाएं तो वो फिर एहतियाती तदाबीर जो है अपना लेता है। लेकिन अगर आप किसी को ना बताएं कि हम उसके ऊपर स्टडी करना चाह रहे हैं और उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। तो आप वहाँ पर बताए बगैर चले जाएं उस पुलिस स्टेशन में और एज अ प्रिजनर आप भी कैदी बन जाएं कोई छोटी मोटी गलती करके, तो फिर आप जाके उन सारे कैदियों के साथ देखें कि किस तरह का पुलिस वाला उसके साथ बिहेव कर रहा है या बाकी सारे लोग किस तरह उनके साथ बिहेव कर रहे हैं। तो उससे आप अच्छे तरीके से जो है पार्टिसिपेट करके उन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और अच्छे तरीके से लिख सकेंगे कि क्या पॉजिटिव बिहेव है, नेगेटिव बिहेव है, या किस तरह का बिहेव है, क्या प्रिजनर्स की भी गलती होती है या पुलिस वालों की गलती होती है। ओवरऑल आप उसको डिटेल में लिख सकते हैं, उसको कंक्लूड कर सकते हैं। जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस होती हैं ये मोस्टली जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ हो रही होती है, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम लोग वो चीज़ों को ऑब्जर्व करके उसके बारे में एक परसेप्शन बना के उसको फिर लिखते हैं। तो ये मोस्टली क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ होती है। लेकिन अगर आप एक रियल लाइफ देखें तो बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन यूज़ होती है। जैसे कि अगर पुलिस वाले हैं तो बहुत ऐसे बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं जहाँ पर वो खुद वैसे ही रूप धार के तो वो जाते हैं और वहाँ से जाकर वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं ताकि वो वहाँ तक क्रिमिनल्स तक पहुँच जाए। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी जो है ऑब्जर्वेशनल स्टडी में आती हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडी की। तो आप एज अ स्टूडेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक ब्रांच है हेल्थ केयर सेंटर की, जहाँ पर जो होते हैं ना जिनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है, यानी कि जिन लोगों की टांगें नहीं होती, बाजू नहीं होते, या जो लोग अब नॉर्मल्स होते हैं, उन सब की ये केयर करते हैं, उन सब के बारे में ये जो होती है ना फैसिलिटीज़ इनको देते हैं और इनको एक नॉर्मल इंसान की तरह जो है सोसाइटी में रहना सिखाते हैं। तो ये होती है हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, लोगों को बताते हैं कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह किस तरह रहेंगे जिनको थोड़ी बहुत फिजिकल या अब नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के आप अगर स्टूडेंट हैं और आपका इंटरेस्ट ये है कि आप देखें कि जो लोग व्हील चेयर्स पे बैठे होते हैं तो उनके बारे में लोगों का क्या परसेप्शन है, लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप खुद एक व्हील चेयर लेंगे या उसको उस पर बैठ के आप पब्लिक एरियाज में चले जाएंगे, पार्क में चले जाएंगे, मॉल्स में चले जाएंगे, उसके अलावा कहीं भी किसी भी स्कूल कॉलेज कहीं पे भी आप जा सकते हैं सोसाइटी में।
तो आप वहाँ जाकर देखेंगे कि लोग आपको देखकर क्या बिहेव करते हैं। आपको देखकर तरस खा रहे हैं वो लोग, या आपको देखकर मोटिवेट हो रहे हैं कि भाई ये बंदा देखो कितना हिम्मत वाला है, जो ऐसे व्हील चेयर पे है तो इस तरह खुद अपने काम कर रहा है, या इस तरह बाहर घूम रहा है, रिलैक्स है। या फिर लोग आपके बारे में कहेंगे कि हाय ये जान के इधर आ गया है, या इसको पता नहीं था कि व्हील चेयर पे है तो हमें इसके आने जाने से मसला हो रहा है। कोई भी जो भी पॉइंट लोग करेंगे आपके बारे में, आपने उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, प्रॉपरली उनको ऑब्जर्व करना है, और फिर उसको एक डिटेल नोट्स में लिख लेना है, और फिर उसके बारे में बताना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है, लोगों का क्या बिहेवियर था आपके बारे में, अच्छा था, बुरा था, या लोग आपके ऊपर तरस खा रहे थे, या आपको एक बाहिम्मत इंसान कह रहे थे। वो सारी सारी चीज़ें जब हम लिख लेते हैं, उसको ओवरऑल कंक्लूड कर लेते हैं, तो वो हमारे पास होती है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ठीक है, एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है जो हम पार्टिसिपेट करके किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक जाते हैं। ठीक है, उसको चीज़ों को ऑब्जर्व करके हम लोग बता रहे होते हैं। तो नेक्स्ट वन इज द नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से आपको खुद ब खुद एक बात आई होगी कि पार्टिसिपेंट में ये था कि हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं एज अ रिसर्च किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए, और नॉन पार्टिसिपेंट में यह है कि हम उसके अंदर खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि जो काम हो रहा होता है उसको सिर्फ देख कर ऑब्जर्व कर कर हम उसके बारे में लिख देते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में कंक्लूजन लिख देते हैं जो भी काम हो रहा होता है, तो वो हमारे पास होती है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं कि जो पेशेंट्स हैं उनके साथ नर्सिस का क्या बिहेवियर है, तो आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे, वहाँ जाकर देखेंगे कि नर्सिस जो है पेशेंट्स के साथ किस तरह का बिहेव करती है, उनको उनकी केयर करती हैं या नहीं करती। अगर जो घर वाले होते हैं वो नर्सिस के सहारे पर छोड़ के अगर पेशेंट को जाते हैं तो क्या बिहेव करती हैं उनके साथ, उनकी बेडिंग को साफ सुथरा करती हैं टाइम पे कि नहीं करती। तो वो सारी की सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करती हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद उन सारी ऑब्जर्वेशंस को आप लिखते हैं, और उसके बाद उनके कंक्लूजन्स पे जाते हैं और बताते हैं कि भाई हॉस्पिटल में नर्सेज क्या रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास होता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब वेज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस, अब किन किन तरीकों से आप ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने टाइप्स देख ली, अब हम देखते हैं कि किन किन तरीकों से हम ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं। जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं हमारे पास, उनको रिकॉर्ड करना जो है वो उसके पर्पस पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने किस तरह की स्टडी करनी है, आपका क्या पर्पस है, उस पर्पस के लिए आपकी जो ऑब्जर्वेशंस है वो वेरी करती हैं। ठीक, ऑब्जर्वेशन जो है वो आप पे ये भी डिपेंड कर रही होती है कि आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है या क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है। मोस्टली इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च ही होती है मोस्टली। ठीक है, तो वैसे कुछ लोग जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च भी करना चाहते हैं, लेकिन इन अ फ्यू। ठीक, तो अगर आप देखें तो नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्डिंग जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में की जाती है यूज़, और जो कैटेगोरिकल फॉर्म और न्यूमेरिकल स्केल हैं वो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में। ठीक, कैटेगरिकल फॉर्म में न्यूमेरिकल सेम ऑलमोस्ट सेम चीज़ होती है। वन बाय वन हम अपनी एक बेस को देखते हैं, रिकॉर्डिंग की ऑब्जर्वेशंस की बेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या उनके फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आप तरीका डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं ना, बेशक आप क्वांटिटी रिसर्च में कर रहे हैं, प्राइमरी सोर्सेज से कर रहे हैं, सेकेंडरी सोर्सेज से कर रहे हैं, उसके कोई ना कोई ड्रॉबैक ज़रूर होते हैं। फ़ायदा भी उसका ज़रूर होता है, लेकिन कोई ना कोई डिसएडवांटेज ज़रूर होता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती जो है वो हो ही सकती है। ठीक है, मुकम्मल ज़ात जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की है, हम लोग एक इंसान हैं और हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है ऑब्जर्व करने में चीज़ों को, कलेक्ट करने में चीज़ों को। तो इसलिए घबराना नहीं है, अपने वे के अकॉर्डिंग जो है वो आप सिर्फ डाटा कलेक्शन के मेथड्स करें। तो जो अब हम स्टडी करने लगे हैं वेज कौन कौन से हैं हमारे पास, सबसे पहले आता है हमारे पास नैरेटिव रिकॉर्डिंग। सो व्हाट इज द नैरेटिव रिकॉर्डिंग। नैरेटिव रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और उनको ऑब्जर्व करके खुद अपने लफ्ज़ों में उसको लिखते हैं। ठीक है, जो रिसर्चर एक प्रॉपर नोट्स बनाता है कि उसने ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, और उसके बाद उसके कंक्लूजन तक जाता है। ठीक है, मतलब चीज़ों को खुद ही ऑब्जर्व करके उसके बारे में लिखना। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि एक आपको ये ना नैरेटिव रिकॉर्डिंग जो है एक डीपर इनसाइड इनटू द इंटरेक्शन, आप लोगों से जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में आप खुल के लिख सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को डिस्क्राइब कर देते हैं इजीली। ठीक है, नैरेटिव जो है इन डिस्क्रिप्शन के वे में भी आ जाता है कि चीज़ों को आप डिस्क्राइब कर देते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा, कि मैंने इस बंदे से मिला, इसका बिहेवियर कैसा था, मैंने ये क्या ऑब्जर्व किया।
ठीक है, तो किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं कि हमने जिस तरह कोई भी बड़े मेन कह लें कि आप एक्टर्स कह लें, तो एक्टर्स से आप मिलते हैं और उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं, या उनकी ओवरऑल उनकी पिक्चर्स से ऑब्जर्व कर लेते हैं, उनके इंटरव्यू से ऑब्जर्व करके लोग उनके बारे में लिख देते हैं। तो वो एक क्या होती है, एक नैरेटिव रिकॉर्डिंग होती है कि आप लोगों के बारे में चीज़ों को देख कर उसके बारे में लिखते हैं, कंक्लूड करते हैं क्या है, तो आप एक डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में। डिसएडवांटेजेस इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास। क्या है हमारे पास, पहला डिसएडवांटेज क्या है कि आप जब एज अ ऑब्जर्वर, ठीक है, आप रिसर्चर हैं, आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप बायस्ड भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक बंदे के साथ जो है वो दिली हमदर्दी हो, ठीक है। अब आपकी फॉर एग्जांपल आप अपनी मदर का बिहेवियर देख लें, ठीक है, आपकी मम्मा आपके साथ आपको डांटती भी हैं, आपको गुस्सा भी करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन आपका एक वो नरमी वाला बिहेवियर होता है कि आप फिर भी उनसे पीछे नहीं हटते, आप कभी भी उनको ये नहीं कहते कि उनका बिहेवियर आपके साथ गलत है। आप हमेशा कहते हैं कि भाई हमारी वो मदर है, तो वो कोई ना कोई रिलेशनशिप अंदर आ जाता है, कोई ना कोई ऐसा वेरिएबल अंदर आ जाता है जिसकी वजह से या किन फैक्टर्स की वजह से आप बायस्ड हो जाते हैं। कोई आपकी अपनी को सलाम दुआ ही निकल आती है वहाँ से। तो वो एक चीज़ होती है कि आप एज ऑब्जर्वर जो है बायस्ड हो जाते हैं, और अगर उसका बिहेवियर नेगेटिव है तो आप फिर भी उसको पॉजिटिव वे में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगा आपकी ऑब्जर्वेशंस में। ठीक है, दूसरा ये है कि आप अब रिसर्चर की जो अटेंशन है, ठीक है, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की, हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना हो उस टाइम, उसका माइंड इतना कॉन्सेंट्रेट ना हो कि वो चीज़ों को सही तरीके से ऑब्जर्व करे, कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई चीज़, वो मेन चीज़ वो ऑब्जर्व करता करता भूल जाए और उसको लिखना भूल जाए, तो उसके बाद से उसकी सारी की सारी स्टडी जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो डगमगा जाएगी कि क्या हुआ और क्या ना हुआ। तो थोड़ी कुछ ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर वो फॉरगेट कर जाता है उस रिपोर्ट में लिखने से, या फिर कॉन्सेंट्रेट नहीं था उसका, तो वो चीज़ भूल गया, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है, एक डिसएडवांटेज आ जाती है। उसके बाद वो हो जाता है कि देयर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटी ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग, मतलब कि हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है नैरेटिव के अंदर कि आप चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते प्रॉपर वे में, लेकिन अगर आपने चीज़ों को डिस्क्राइब करना है और आपका वे, आपका पर्पज़ ये है कि आपने रिसर्च करनी है कि चीज़ों को डिस्क्राइब करना, ऑब्जर्व करके, तो आपके लिए नैरेटिव रिकॉर्डिंग ठीक है। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ इसके ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। नेक्स्ट वन ये है कि यूजिंग स्केल रिकॉर्डिंग। अब हम लोग ने कहा कि हम चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, अब कभी कभी होता है कि हम कहते हैं कि यार हम चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं करना चाहते, हम इसको एक स्केल के अकॉर्डिंग जो है लिख लेते हैं, अब लोगों के बिहेवियर्स को देखते हैं और एक स्केल बना लेते हैं कि लोगों का बिहेवियर कैसा है, और उस मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या न्यूट्रल है आपकी टूवर्ड्स, ठीक है, किस तरीके का बिहेवियर है, उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम उनका बिहेवियर देखते हैं और उस ऑप्शन को टिक कर लेते हैं, स्केल के उस ऑप्शन जो हमने रैंक किया हुआ उसको टिक करके हम ओवरऑल जो है अपने कंक्लूजन पे चले जाते हैं। ठीक है, वो होता है हमारे पास स्केल रिकॉर्डिंग होती है। अब स्केल रिकॉर्डिंग जो है वो वन डिमेंशन भी होती है, टू डिमेंशनल भी होती है, एंड थ्री डायरेक्शनल भी होती है। तो जो हमारे पास होता है ना, मतलब टू टू डायरेक्शनल अगर रिकॉर्डिंग है, यानी कि गुड बैड है, थ्री डायरेक्शनल रिकॉर्डिंग आ जाती है हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव या है न्यूट्रल आ गई। तो अब इसके रिकॉर्डिंग का जो फ़ायदा है वो क्या होता है, हमारे पास यही होता है कि हमें जब ज़रूरत, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतना टाइम जो है चीज़ों को ऑब्जर्व करने में लगाएं, फिर उसके बारे में उसको डिस्क्राइब करने में लगाएं, तो आपके पास टाइम पीरियड थोड़ा है, तो आप इस स्केल को यूज़ करके तो अपनी जो है ऑब्जर्वेशनल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन जो इसका एक सबसे बड़ा नुकसान जो है, जो ड्रॉबैक है, वो ये है कि जब आप चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं करेंगे तो आपकी ऑब्जर्वेशन जो है उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि चीज़ों को ऑब्जर्व करके उसको डिटेल में जब तक आप लिखेंगे, इन लोगों को बताएंगे नहीं, तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। अब एक बंदे के बारे में आपने देखा तो आप सिर्फ इतना कह देंगे कि उसका पॉजिटिव बिहेवियर था मेरी तरफ, पर क्या था, किस तरीके से था, तो वो एक बहुत ज़्यादा एरर्स आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है, जो कि सूटेबल नहीं होता कई जगह पे, क्योंकि जब आप डेप्थ में उसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस नहीं कर रहे होते, तो ये आपके पास स्केल का एक डिसएडवांटेज आया था। लेकिन अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है और आपके पास रिसर्च का जो है पर्सपेक्टिव उस लिहाज से है, तो फिर आप स्केल रिकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आ जाता है हमारे पास कि कैटेगोरिकल रिकॉर्डिंग। कैटेगोरिकल रिकॉर्डिंग क्या होती है हमारे पास, the type and the number of categories depend upon the type of interaction and the observer's choice about how to classify the observation.
अब कैटेगोरिकल रिकॉर्डिंग जो है उसके अंदर हम कैटेगरीज बना लेते हैं और कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो है जो रिसर्चर है या ऑब्जर्वर है वो उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो है डाटा कलेक्शन करता है। ठीक है, कि किस तरीके से लोगों को मिला, उसने कैटेगरी स्केल बना लिया तो उसके लिहाज से उसका डाटा कलेक्शन किया। जिस तरह हमने स्केल यूज़ किया ना, कैटेगरीज कैटेगोरिकल रिकॉर्डिंग जो है वो भी सेम उस तरह ही होती है। और जिस तरह स्केल के ड्रॉबैक्स हैं उसी तरह फ़ायदे और ड्रॉबैक्स हैं, वही सेम फ़ायदे और नुकसान जो हैं वो कैटेगोरिकल रिकॉर्डिंग के भी होते हैं, क्योंकि इनमें हम उस तरह की उसमें हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर डायरेक्शनल वर्ड यूज़ कर लेते हैं, इसमें हम कैटेगरीज का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। यानी कि आपके पास अगर दो कैटेगरीज हैं, पैसिव या एक्टिव, या थ्री कैटेगरीज हैं, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, या फाइव कैटेगरीज हैं, यानी कि आप अगले के बिहेवियर से एग्री हो, डिसएग्री हो, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री हो, या फिर अनसर्टेन हो, तो एक आपने स्केल की सूरत में जो है कैटेगरीज को डिवाइड कर दिया है। तो जिस तरह उसके नुकसानात हैं किसके, उसको हम इन डेप्थ में स्टडी नहीं कर सकते, सेम वही डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस जो है वो कैटेगोरिकल रिकॉर्डिंग के हैं। एंड द लास्ट वन आ जाता है हमारे पास के वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग क्या होती है कि हम लोग वीडियो कैमरा या कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं उनको यूज़ करके लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, उनके बिहेवियर को एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है वीडियो रिकॉर्डिंग का? इसका सबसे बड़ा मेन फ़ायदा ये है कि आप चीज़ों को प्रैक्टिकली सामने से देख रहे होते हैं। आप मतलब अगर आप एज ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, और आप पब्लिक एरिया में जाते हैं, चीज़ों को खुद ऑब्जर्व करते हैं। उसके अलावा साथ में अपनी शर्ट या कहीं और पे कैमरा लगा लें, ठीक है, जिससे आप अपने मतलब घर आके आप एक प्रॉपर वे में फिर उस वीडियो को देखें और उसको फिर ऑब्जर्व करें, और फिर आपके जो चीज़ें हो सकता है आपने वहाँ पर ऑब्जर्व नहीं थी की, आपको पता चल जाए कि आपने जब आके घर वीडियो देखी तो आप उसको क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग का ये बहुत अच्छा फ़ायदा है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे मिस भी हो जाती हैं चीज़ें तो आप उनको आके घर में, ठीक है, अपने रिसर्च एरिया वाली जगह पे उसको इजीली देखकर उसके बारे में चीज़ों की डिटेल्स जो है ले लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप अकेले पहले जा रहे होते हैं कहीं जगह पर, वहाँ जाकर लोगों का बिहेवियर देखते हैं। लेकिन अगर आप उसके वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें तो आप अपने साथ जो दूसरे लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी बिठा सकते हैं, उनसे भी कह सकते हैं कि वही वीडियो रिकॉर्डिंग देखें, जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व नहीं की आप करके मुझे बता सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा चीज़ हेल्पफुल होती है। लेकिन इसका ड्रॉबैक हमारे पास जो डिसएडवांटेजेस है वो ये आ जाता है कि लोग जो हैं वो मोस्टली कैमरे से अनकंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, अगर वो देख रहे हैं कि उस बंदे की ने कैमरा पकड़ा हुआ है या उसने अगर माइनर सा कैमरा लगाया हुआ है, उनको पता चल जाए तो लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, लोग वहाँ से हट जाते हैं या अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक डिसएडवांटेज होता है आपकी रिकॉर्डिंग में। क्योंकि आपका कभी भी जब भी आप ऑब्जर्वेशनल स्टडी करें कभी भी बता कर ना करें, अगर आप बता कर करेंगे तो लोग मुहतात हो जाते हैं और आपकी जो स्टडीज़ में एरर्स आ जाते हैं। हमेशा ऑब्जर्वेशनल स्टडी जब भी करें उसको बताए बगैर करें। ठीक है, तो वही फ़ायदेमंद होती है। जी, थैंक यू फॉर वाचिंग माय होल वीडियो। और मैंने सारे के सारे वेज आपको क्लियर कर लिए, ऑब्जर्वेशन क्या होती है, उसके कौन कौन सी टाइप्स हैं, और सारे के सारे वेज जो है मैंने क्लियर कर दिए हैं। होप सो कि आपको जो ऑब्जर्वेशनल मेथड है और किस किस तरीके से ऑब्जर्वेशनल मेथड को ही हम डाटा कलेक्शन कर सकते हैं वो आपको क्लियर हुआ होगा, और जो कि आपकी रिसर्च में आपको हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं और अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें, एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें, और मेरे जो लेक्चर्स हैं और मेरे चैनल को दूसरे अपनी फ्रेंड्स कोलीग्स के साथ शेयर करें। और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।